हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं राकेश कुमार। एक बार फिर से आप लोग को ज्ञान लोक की एमएस क्लास में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के पहला चैप्टर वास्तविक संख्या को ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव पढ़ने से पहले उन सभी फार्मूलों को जान लेंगे जो वास्तविक संख्या में जो फार्मूला लगेगा। तो आइए हम लोग फार्मूला को पढ़ेंगे और समझेंगे। और इससे पहले आप लोग को बता दें कि हम लोग सभी प्रश्नों को ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने वाले हैं इस बुक से। टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर आशीष पब्लिकेशन का है, देखिए 2026। ठीक, तो आइए पहले हम लोग सूत्र को पढ़ें और समझें। वास्तविक संख्या सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह यानी संग्रह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा किन किन संग्रह का समूह करना है। संख्याओं का समूह संग्रह करना है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को संग्रह। और ये दोनों परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या बोलेंगे। वास्तविक संख्या ऐसे तो वैसे दो प्रकार के होते हैं। देखिए, वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक। परिमेय संख्या का इसका एग्जाम्पल होगा, वैसे आप लोग पहले से जान पढ़ चुके होंगे कि वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जाए उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 2/4 क्या है? परिमेय संख्या है। 3/5 ये क्या है? परिमेय संख्या है। √16 ये क्या है? ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि ये जो वर्गमूल में लिखा है 16 का वर्गमूल क्या होगा? 4। तो 4 भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। -2/√9 क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि ऊपर तो -2 है और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 2/3 ये भी तो p बटा q के रूप में है, तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक, ऐसे बहुत सारा उदाहरण है। 22/7 ये क्या है? परिमेय संख्या है। अब हम लोग समझेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जैसे मान लीजिए कि पाई क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। लेकिन पाई का मान 22/7 लिखा होता है, वो क्या होता है? परिमेय संख्या। पाई हो गया, √3 हो गया। √3 क्या हो गया? अपरिमेय संख्या, क्योंकि √3 का वर्गमूल पूरी थोड़ी ना होता है। ठीक, जैसे यहाँ एक और उदाहरण से समझा दें। जैसे यहाँ लिखा है √36, 36 का वर्गमूल क्या होगा? 6 होगा। ठीक, वही लिख देंगे 30 का वर्गमूल। 30 का वर्गमूल होगा? नहीं होगा, ये दशमलव में चला जाएगा। तो इसलिए ये मतलब √30 जो लिखा है ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। चलिए और एग्जाम्पल ले रहे हैं। यहाँ पे क्या हो गया? ये भी अपरिमेय संख्या हो गया। ऐसे बहुत सारा अनेकों उदाहरण है। ठीक, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में। अब हम लोग आगे समझेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथ्म। आइए समझते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म या प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में दो बार लिख दिए हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने का तरीका है। ठीक, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को यूनानी गणितज्ञ
यूक्लिड ने तैयार किया था। कौन तैयार किया था? यूक्लिड ने तैयार किया था। ठीक, और यूक्लिड विभाजन से एल्गोरिथम में से दो संख्याओं का क्या निकला जाता है? HCF निकला जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यूक्लिड विभाजन से एल्गोरिथम से क्या निकलता है, तो HCF निकलता है, LCM नहीं, HCF। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने बताया था कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं भाज्य को हम लोग A से, भागफल को B से, भागफल को Q से और शेषफल को R से सूचित कर सकते हैं। ठीक, यानी कि ऐसे वैसे भी कर सकते हैं इसको। इधर भाज्य हो जाएगा, इधर भागफल, इधर भाजक, इधर भागफल और नीचे जो आएगा शेष। ठीक, भाज्य को हम लोग A से, भाजक को हम लोग B से, भागफल को Q से, शेषफल को R से सूचित करते हैं। और हम लोग अब चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं दूसरा HCF। HCF इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्तक। क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। ठीक, LCM लोएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका हिंदी हो गया लघुत्तम समापवर्त्य। पाँचवा है HCF और LCM की जांच। पूछता है कि HCF और LCM की जांच करें, तो इसका जांच करने का तरीका है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या दोनों को गुना करके HCF गुना LCM, अर्थात इधर जितना अंक आएगा और इधर भी जितना अंक आएगा ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तभी हम लोग का HCF और LCM सही माना जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर समझेंगे दशमलव प्रसार। देखिए दशमलव प्रसार को हम लोग दो भाग में बांट रहे हैं, एक परिमेय संख्या, एक दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को भी दो भाग में बांट रहे हैं, एक हो गया आपका दशमलव, शांत दशमलव, दूसरा हो गया अशांत दशमलव। ठीक, तो पहले हम लोग परिमेय संख्या को समझेंगे, कौन शांत होगा कौन अशांत होगा। देखिए शांत दशमलव उसको कहेंगे जो दशमलव के बाद सीमित मात्रा में अंक रुक जाए। ठीक, वो अंक बार बार रिपीट न होके उसको हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव। अशांत दशमलव उसको बोलेंगे जो दशमलव के बाद अंक बार बार रिपीट करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अशांत दशमलव। वही अंक बार बार रिपीट करना चाहिए, जैसे यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। जैसे यहाँ बताएं कि दशमलव के बाद अंक सीमित मात्रा में होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 2.54। क्या ये शांत दशमलव नहीं है? दशमलव बाद देखिए तो 2.54, उसके बाद कोई मतलब कि यहाँ अंक आगे क्या हो गया? रुक गया। एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे 6.321, ये भी क्या है? शांत दशमलव है। बहुत सारा उदाहरण हो जाएगा। और बताइए 4.325, देखिए दशमलव के बाद यहाँ पर भी मतलब रुक गया अंक, इसके बाद कहाँ अंक बढ़ रहा है? मतलब कि दशमलव के बाद अगर अंक रिपीट ना करे और सीमित मात्रा में रहे और यहाँ रुक जाए अंक, तो वो समझिए कि शांत दशमलव है। और दशमलव के बाद एक ही अंक बार बार रिपीट करे तो क्या हो जाएगा? अशांत दशमलव। जैसे देखिए इसका ही एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है 2.544444, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 दशमलव के बाद 4 क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। ठीक, तो ये क्या हो गया? अशांत दशमलव। कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं
2.54, 4 के ऊपर रेखरिंग लगा दीजिए, चाहे इसको बार भी हम लोग बोलते हैं। 2.54, 4 के ऊपर क्या है, बार है, मतलब 4 पे बार लगा है तो 4 4 4 4 4 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो ये सब क्या हो गया, अशांत दशमलव। और बताइए एग्जाम्पल 6.324, देखिए 2 4 पर रेखरिंग लगा दिए, 2 4 पर क्या लगा दिए, रेखरिंग लगा दिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि दशमलव के बाद 3 2 4 है, तो 2 4 पे जो रेखरिंग लगा है, तो 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। मतलब ऐसे इसको लिख सकते हैं 6.324 2 4 2 4 2 4 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये रिपीट करते चला जाएगा, सीमित मात्रा में नहीं रहेगा ही, उसको हम क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव। आइए एक और जानकारी आपको दे रहे हैं, ये 2.54 मतलब सीमित मात्रा में है, और ये सीमित मात्रा में नहीं है दशमलव के बाद, तो शांत दशमलव चाहे अशांत दशमलव दोनों क्या होगा, परिमेय संख्या। चलिए अब हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में समझते हैं। इसका हम लोग पहले परिभाषा लिख दे रहे हैं। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता तथा उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए पाई एक परिमेय संख्या है, इसका मान क्या होता है, 3.1428557। देखिए ये भी डॉट 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 करके आया है, लेकिन अंक इसमें रिपीट नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ क्या कर रहा था, इसमें अंक रिपीट कर रहा था, लेकिन अपरिमेय संख्या में अंक रिपीट नहीं करेगा। जैसे एक और एग्जाम्पल समझ जाइए, यहाँ पे 2 यहाँ 10 हो गया, यहाँ 100 हो गया, यहाँ 1000 हो गया। अब बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ 10,000 हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा, मतलब कि ये अंक बढ़ते चला जाएगा, न कि एक ही अंक बार बार रिपीट करेगा। चलिए आप लोग को समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे देखिए 3.141 1 4 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 डॉट डॉट डॉट। देखिए क्या ये मतलब अंक रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, नया नया मतलब अंक आते चल जा रहा है। ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या के और उदाहरण है, देखिए यहाँ पे जैसे √10, क्या इसका हम पूर्ण वर्गमूल निकाल सकते हैं, पूरा वर्गमूल निकल सकता है, नहीं, तो √10 भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। √15 भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका भी पूर्ण वर्गमूल हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, और जिसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाए वो किस में आएगा, परिमेय संख्या में। देखिए परिमेय संख्या में जो शांत दशमलव अशांत दशमलव आएगा, तो देखिए ये सीमित मात्रा में है, दशमलव के बाद ये अंक रुक गया है, फिर सब मतलब इसको हम समझा दे रहे हैं। देखिए इसमें भी देखिए दशमलव के बाद 6.321, ये भी सीमित मात्रा में, ये भी दशमलव के बाद यहाँ मतलब अंक आगे नहीं जा रहा है, ये भी रुक गया, तो क्या में आएगा, शांत दशमलव में। ये भी देखिए ये भी क्या हो जाएगा, 4.3256 शांत दशमलव हो जाएगा। ये सभी क्या है, शांत दशमलव है। लेकिन अशांत दशमलव में क्या होगा कि दशमलव के बाद एक ही अंक रिपीट करते चला जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर 2.5444 डॉट डॉट डॉट, मतलब कि इसका मतलब हुआ कि 4 4 4 और आगे बढ़ते हम लोग चले जाएंगे। इसको ऐसे ना लिखकर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2.54, 4 पे ऊपर रेखरिंग, यानी कि 4 क्या हो रहा है, यहाँ पे बार बार रिपीट कर रहा है, जो रिपीट करता है उस पर रेखरिंग लगा दीजिए। ये देखिए यहाँ पे 6.324 किस पे रेखरिंग लगा है, 2 4 पे लगा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 क्या हो रहा है, अंक रिपीट कर रहे हैं, मतलब कि और आगे बढ़ते चला जाएगा, तो ये सभी क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव हो जाएगा। और अपरिमेय संख्या में तो बता ही दिए आप लोग को, जैसे यहाँ पे 2.10 है, 100 है, 1000 है, मतलब कि नया नया अंक आते चला जाएगा, ये एक ही अंक बार बार रिपीट नहीं करेगा, उसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। फिर यहाँ √10 के भी बता दिए, √15 के बता दिए। 7वां आभास संख्या, हम लोग आभास संख्या के बारे में पढ़ने वाले हैं।
चलिए अब हम लोग समझते हैं आभास संख्या। आभास संख्या हम लोग को रूट संख्या भी बोलते हैं, रूट आभास संख्या को हम लोग असंयुक्त संख्या भी बोलते हैं। देखिए इसका परिभाषा है, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से पूर्णतः विभाजित हो। क्या हो? एक और स्वयं से क्या हो? पूर्णतः विभाजित हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आभास संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल समझेंगे, थोड़ा ये भी जान लें। भाज्य संख्या, आठवां है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का हम लोग क्या बोलेंगे? यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या। ये सभी क्या है? भाज्य संख्या का ही नाम है। दो परिभाषा देखिए, दो से अधिक संख्याओं के गुणनखंड को क्या बोलते हैं? हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे देखें यहाँ पे हम कुछ गिनती लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। चलिए देखिए, ऐसा समझिए, आभास संख्या जिसका गुणनखंड करने पर, किसी संख्या का गुणनखंड करने पर 2 अंक आए, उसे हम लोग आभास संख्या समझेंगे। अगर किसी संख्या का गुणनखंड करने पर 2 से अधिक अंक आए, उसे हम लोग भाज्य संख्या समझेंगे। देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ क्या लिखा है? एक ना ही आभास संख्या है और न ही भाज्य संख्या है, क्योंकि एक ही ऐसा संख्या है कि ये तो सभी संख्या में भाग लग जाएगा, इसलिए हम लोग एक नहीं लिखते हैं। एक ना ही आभास संख्या और नहीं भाज्य संख्या। देखिए 2 है तो हम लोग 2 का गुणनखंड करेंगे। किसका गुणनखंड करेंगे? 2 का। तो 2 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 2 गुना 1, 2 गुना 1। तो बताइए इसमें गुणनखंडों की संख्या कितना है? 2 है। एगो एगो 2 गो। तो जिसका गुणनखंड 2 हो, मतलब 2 संख्या हो, तो वो हम लोग क्या समझेंगे? आभास संख्या है। तो आभास संख्या क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए अब तीसरा, अब 3 का गुणनखंड कीजिए। 3 गुना 1, ठीक, 3 गुना 1। ये भी क्या है यहाँ पे? 3 का गुणनखंड किए तो ये भी तो 2 अंक आ रहा है ना। 3 गुना 1 2 का अंक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? आभास संख्या। 3 पे क्या हो जाएगा? आभास संख्या हो जाएगा। 4 के गुणनखंड कीजिए। पढ़िए पहाड़ा, 4 किसके किसके पहाड़ा में है? एगो 1 के पहाड़ा में है, एगो 2 के पहाड़ा में है, एक 4 के 4 के पहाड़ा में तो है ये है। बताइए गुणनखंडों की संख्या कितना आ रहा है? 4 के हम लोग गुणनखंड जब हम लोग किए तो गुणनखंड करने पर कितने संख्या आया? 1 2 3 गो आया, मतलब 2 से अधिक आ गया। तो 2 से अधिक जो आ गया तो क्या हम समझेंगे? भाज्य संख्या समझेंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 4 क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा। आगे देखिए 5 को गुणनखंड कीजिए। 5 गुना 1, बताइए 5 का गुणनखंड किए तो क्या हुआ? 2 को तो आया, 5 गुना 1 2 हुआ, तो 5 क्या हो जाएगा? आभास संख्या हो जाएगा। अब देखिए 6 का गुणनखंड कीजिए। 1 के पहाड़ा में है, 2 के पहाड़ा में है, 3 के पहाड़ा में है, 6 के 6 पहाड़ा में है, ठीक। बताइए 2 से अधिक आया कि नहीं आया? ये तो 4 गो आ गया, ये तो 2 से आखिर अधिक आया ना जी। तो क्या होगा? 6 क्या हो गया? ये भाज्य संख्या हो जाएगा। अब हम लोग समझेंगे। देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है? यहाँ से पूछता है कि इनमें सबसे छोटी आभास संख्या कौन है। क्या मतलब पूछेगा कि इनमें सबसे छोटी आभास संख्या कौन है? तो सबसे छोटी आभास संख्या कौन होता है? ऑप्शन में रहेगा आपका। तो सबसे छोटी आभास संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होता है? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। एक और ऐसे क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से पूछता है कि एकमात्र सम आभाज्य संख्या कौन है? बताइए 2 है। यही तो एकमात्र सम आभाज्य संख्या है, 2 है। और कोई भी अंक सम आभाज्य संख्या नहीं है, सब विषमी है। तो मात्र 2 ही एक सम आभाज्य संख्या है। तो एकमात्र, यहाँ लिख दे रहे हैं यहाँ पे, एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए 9 नंबर समझ लेते हैं।
देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, इसको याद रखिएगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या चीज़, गुणनफल माने गुना हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पे यहाँ समझा दे रहे हैं, जैसे ये परिमेय संख्या हो गया और ये अपरिमेय संख्या हो, और ये दोनों के बीच में क्या है, गुना, हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय आएगा, अपरिमेय आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, जैसे मान लीजिए कि 4 क्या हो गया, परिमेय हो गया, अपरिमेय बोलिए, √3 क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। अब इन दोनों के बीच में क्या करेंगे हम लोग, गुना कर देंगे। तो इसको जब हम गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हम लोग को, 4√3। तो 4√3 क्या हो गया, अपरिमेय संख्या है। यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और आप लोग इसको अच्छे से नोट्स बनाइए। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ। थैंक यू।